दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। और आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट इकोनॉमी एमसीक्यू की होने वाली है, जिसमें आपको 21 to 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपने हमारी लास्ट 2 क्लासेस नहीं देखी है तो मैं आपको कहूंगा आप जाना और अपना नॉलेज बूस्टअप करना और साथ में सेल्फ असेसमेंट करना। हमारा टारगेट रहेगा आगामी 20 डेज में 200 एमसीक्यू के माध्यम से इकोनॉमी को कंप्लीट करना, जिसमें हमारे 2 डेज हो चुके हैं। तो गाइज लेट्स को देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। दोस्तों वीडियो को पॉज करना और एमसीक्यू करने की कोशिश करना। पहला एमसीक्यू कर राजस्व की प्राप्ति के स्रोतों के संदर्भ में है, यानी भारत को कर कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है वो हमें बताना है। सबसे अधिक कर प्राप्त होता है भारत को निगम कर, यानी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, चाहे वो भारत की हो चाहे विदेशी हो, वो भारत को टैक्स पे करती है, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत हो गया। इसमें अब हमारे पास में 3 ऑप्शन बचे। और मैं बार बार हर बार कहता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना ही पड़ेगा अगर आपको पीटी पास करनी है तो, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो यूपीएससी हो। दोस्तों अब इसमें दूसरा ऑप्शन आएगा जीएसटी, यानी अब हमारे पास में ऑप्शन बचे केवल 2, यानी डी ऑप्शन भी गलत हो गया। दोस्तों इसमें इसके बाद आता है इनकम टैक्स, तो हमारे पास में हो गया बी ऑप्शन सही। अब उत्पाद कर सबसे लास्ट में है। दोस्तों इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। दोस्तों कर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिसमें जिस व्यक्ति पर टैक्स लगता है उसी को पे करना पड़ता है। अगर आपके ऊपर टैक्स लगा है तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई कंपनी है उस पर टैक्स लगा है तो उस कंपनी को पे करना पड़ेगा, और उसे बोलते हैं निगम कर। और उसके बाद आयकर और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इनका क्रम है, आप ध्यान रखना। इन क्रम से ही सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का अक्सर लोग भूल जाते हैं इसको, तो इसको आप ध्यान रखना। ये चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर आपने सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन किया है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिसमें कि जिस व्यक्ति पर या जिस कंपनी पर टैक्स लगता है वो ना पे करके कोई और उसको पे करता है। जैसे जीएसटी, मान लो आप मार्केट से कुछ सामान खरीदने गए, आपने कोई साबुन परचेज की और वो 40 रुपए की है, किंतु उसके ऊपर टैक्स लगा था दुकानदार के ऊपर या उसको बनाने वाली कंपनी के ऊपर, लेकिन वो टैक्स आपने पे किया, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स का ये अच्छा उदाहरण है। इसके बाद एक्साइज टैक्स और कस्टम टैक्स, इनका एक क्रम है। अब ओवरऑल हम देखते हैं कि भारत सरकार को राजस्व किन स्रोतों से प्राप्त होता है। सबसे अधिक निगम कर, और उसके बाद जीएसटी, और फिर आयकर। आप ये 3 ध्यान रखना, बाकी के आपको ध्यान रखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपका एमसीक्यू इन 3 से हो जाएगा, निगम कर, जीएसटी और आयकर। फिर भी याद रखना चाहो तो ध्यान रखना उत्पाद कर, सीमा शुल्क, और इन सबसे कम सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। दोस्तों डब्ल्यूटीओ की स्थापना को इस संदर्भ में पूछा गया है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना किसके स्थान पर हुई थी। तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यहाँ पर ध्यान रखना कि टैरिफ और सर्विसेज, इन दोनों में आपको अंतर एकदम स्पष्ट तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये सर्विस नहीं बल्कि टैरिफ है, जिसके स्थान पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। और आईबीआरडी जो वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, इसका डब्ल्यूटीओ से कोई लिंक नहीं है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। ये सिग्नेचर हुआ था 30 अक्टूबर 1947 को, और ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, और लोकेशन जेनेवा में है। और इसका टारगेट रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो जो बाधा है, चाहे वो टैरिफ के संदर्भ में हो चाहे वो कोटा के संदर्भ में हो, तो उनको समाप्त करना या उनको कम करना, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज्यादा से ज्यादा ओपन हो सके, लोगों में, देशों में ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़ावा मिल सके उनको। और इसका एग्रीमेंट है वो लीगल है। अगर किसी देश ने इस पे सिग्नेचर किया है तो उसको लीगल रूप से, कानूनी रूप से वो बाध्यकारी उस पर लागू होगा। डब्ल्यूटीओ गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के स्थान पर डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उरुग्वे दौरों के बाद आया था 1 जनवरी 1995 में। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 में उरुग्वे राउंड्स के बाद हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। यह राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है। यह परियोजना वर्ल्ड बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। दोस्तों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह योजना आईसीएआर और वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, उसके द्वारा चलाई जा रही है। और इस परियोजना के तहत देश में उच्च कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करने एवं युवा प्रतिभाओं को इस ओर आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। और इसके बारे में हम आगे और देखते हैं। आईसीआर के द्वारा योजना चलाई गई है, और इसके बारे में देखते हैं कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, और बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये इनमें भी रिसर्च करता है। और ये स्टूडेंट रेडी नाम के एक प्रोजेक्ट है, ये भी चलाता है। तो ये ध्यान रखना आप, स्टूडेंट रेडी। और उच्च कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करना इसका टारगेट है, और युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करना जो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो सके। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। दोस्तों ये दोहरे घाटे के बारे में पूछा गया है। दोहरा घाटा की अर्थव्यवस्था में क्या सबसे सही व्याख्या होती है। तो ये सी हो जाएगा, चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा। ये है क्या, देखते हैं। दोहरा घाटा जो मिलकर शब्द बना है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा। राजकोषीय घाटा को अगर हम लैंग्वेज यानी साधारण भाषा में समझे तो राजकोषीय घाटा वह घाटा होता है जो सरकार
के ऊपर कुल उधारी रहती है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हो चाहे राष्ट्रीय बाजार से हो। चालू खाता घाटा होता है कि निर्यात अधिक होता है, और सॉरी, निर्यात के बजाय आयात अधिक होता है, गलत बोल गया मैं, आयात की अधिकता और निर्यात की कमी, ये चालू खाता घाटा को संदर्भित करती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। ये ग्लोबल आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के द्वारा पूछा गया कि किसके द्वारा वो जारी की जाती है। तो दोस्तों इसमें दो ऑप्शन है जिसमें कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, एक तो ए और एक सी। अक्सर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देख करके सी ऑप्शन को सही कर देंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन ये गलत है, इसमें यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स सही होगा, और वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका संबंधित नहीं है। तो ग्लोबल आईपी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और जो विपो है उसके द्वारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट जारी की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर ध्यान रखना, हमें सत्य कथन के बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। देखते हैं पहला स्टेटमेंट, ये आरबीआई और भारतीय बैंक संघ के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये सही है एकदम। ये यूपीआई प्लेटफॉर्म के प्रबंधन के साथ साथ भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, जहां तक मुझे याद है कि लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन आया था कि एटीएम को जोड़ने या उनका प्रबंधन करने वाला कौन है, तो वो एनपीसीआई है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। यह भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये 2007 का एक्ट और आरबीआई और आईबीए के द्वारा यह शुरू किया गया था। यह भारत के सभी एटीएम को भी जोड़ता है और यूपीआई प्लेटफॉर्म का भी प्रबंधन करता है। एनपीएसआई के हम अन्य पहले देखते हैं, भीम यूपीआई, रुपे, भारत क्यूआर, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, इसके अन्य पहले है। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, गौर करना, असत्य कथन में पूछा गया, में असत्य कथन का चयन करना है। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से रंग राज्य समिति के द्वारा, दोस्तों गलत है, रंग राज्य समिति इसमें नहीं है, तो पहला हमें गलत हो गया, तो ये सी और डी वैसे कट गए, तो हमें सत्य पूछा है, तो इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। इन बैंकों पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण देने की बाध्यता रहती है, बिल्कुल रहती है दोस्तों। इन बैंकों के द्वारा जमा स्वीकार करने के साथ साथ उधार देने की क्षमता भी होती है। ठीक है दोस्तों, दोनों ही ठीक है, तो इसमें आ जाएगा केवल एक असत्य पूछा है। इसके बारे में देखते हैं कुछ एक्सप्लेन। स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्देश्य वित्तीय समावेशन। दोस्तों जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें वित्तीय समावेशन के बारे में विस्तार से बताया गया है, और इसमें जो समिति वो नचिकेत मौर्य समिति है, और वित्तीय समावेशन के बारे में आप जान लेना, मेरे फर्स्ट लेक्चर में जाकर वहां पर आप देखना, क्वेश्चन भी मिलेगा आपको और एक्सप्लेन भी मिलेगा। अब इसकी अनिवार्यता या बाध्यता जो इस पर लागू होती है लघु वित्त बैंक में, वो देखते हैं। 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम पेड अप कैपिटल होना जरूरी है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए 75% ऋण देने की बाध्यता रहती है, और जहां बैंकिंग सेवाएं नहीं उन क्षेत्रों में 25% शाखाएं होनी चाहिए। और ये क्या क्या सर्विस ग्राहकों को प्रोवाइड करवाता है वो देखते हैं। इन बैंकों के द्वारा जमा स्वीकार करना, उधार देना और म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन, ये सभी सेवाएं दी जा सकती है। इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये जारी कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। दोस्तों एसडीजी जेंडर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, देखते हैं। ये इन तीनों से इसका कोई लिंक नहीं है, इसमें होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दोस्तों इक्वल मेजर 2030, ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे आया हुआ इंडेक्स है, तो इसको आप ध्यान रखना। इक्वल मेजर 2030 के द्वारा और इसके भागीदार संगठनों के द्वारा जारी किया जाता है। ये एपीएल और बीपीएल के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सी योजना इन दोनों के द्वारा लाभान्वित जो ग्राहक है वो ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं उन योजनाओं का। तो ये दोस्तों तीनों ही ठीक है, आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ ले सकते हैं, मनरेगा का भी ले सकते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का भी ले सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन योजना के बारे में कुछ देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना के दो घटक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। इसके तहत 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है, और इसके तहत कुछ बुनियादी सुविधाएं मिलती है। गर्भावस्था के दौरान देखभाल बच्चों की करना, बुजुर्ग के लिए आपातकालीन चिकित्सा, मानसिक बीमारी के लिए प्रबंधन, ये सब सेवाएं इसके तहत मिलेगी। और मनरेगा 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलते हैं गरीब बीपीएल परिवार की महिलाओं के लिए, पहले था, और अब ये सभी के लिए कर दिया गया। जो गरीब परिवार की महिलाएं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, यानी वो गैस कनेक्शन ले सकती है। देखते लास्ट एमसीक्यू। ये वीजी कनन समिति के संदर्भ में पूछा गया है कि किस उद्देश्य के लिए वो गठित की गई थी। दोस्तों लास्ट 2 ईयर से समिति का क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन कभी भी आ सकता है, तो आप एकदम अलर्ट रहना। कोई समिति मिलती है उसको नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। एमएसएमई क्षेत्र को किस समस्या को सामना करना पड़ रहा है और उसका समाधान। नहीं दोस्तों, एमएसएमई क्षेत्र की जो समिति वो यूके सिन्हा समिति है, ध्यान रखना, यूके सिन्हा समिति एमएसएमई क्षेत्र के संदर्भ में है। बैंकों में बढ़ रही एनपीए की समस्या, नहीं दोस्तों, एनपीए का से कोई मतलब नहीं है। विमुद्रीकरण के से कोई समिति ऐसी कुछ बनी नहीं थी। एटीएम, दोस्तों डी ऑप्शन सही है, तो आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हो। एटीएम से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे ट्रांजेक्शन के दौरान कितनी फीस, चार्ज, लागत इत्यादि की समीक्षा करना इसका टारगेट है। इसके बारे में कुछ और देखते हैं। यूके सिन्हा समिति जो मैंने बताया था आपको, एमएसएमई क्षेत्र के और समाधान कैसे करना है, वो
और विजय कल्याण समिति एटीएम ट्रांजेक्शन से जुड़े विभिन्न मुद्दे और लागत ट्रांजेक्शन वो सब इसके बारे में है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो